हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। इस चैप्टर के आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने में जो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो उसको संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं उसके संकेतों एवं अनुसूत्रों के द्वारा। ठीक है, संकेतों एवं अनुसूत्रों के द्वारा। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में जो होता है तीर चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रासायनिक अभिक्रिया की दिशा पता चले, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा पता चले। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2 है, उदाहरण दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताती है। तीर चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताती है। इसमें देखिए जैसे H2 प्लस Cl2 है और ये तीर चिन्ह है बीच में देगा और ये जो है 2HCl है, तो ये इधर वाला जो है तीर चिन्ह से पहले अभिकारक होता है, ये वाला प्रतिफल होता है। तो ये बता रही कि ये हमारा अभिकारक है, ये प्रतिफल है। अगर एरो साइन अगर इस तरफ रहता तो ये हमारा अभिकारक होता है, ये प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, क्या समीकरण जो H2 प्लस Cl2 2HCl संतुलित है। तो हाँ देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, इसमें 2 इधर लिखा हुआ, इसका मतलब सब में क्या हो रही है, गुना हो रही है। देखिए, तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 2 है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है। उसके बाद फोर्थ देखिए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम 11 पढ़ते हैं, उसमें से एक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़े यौगिक जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट करके छोटे छोटे यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अभिकारक जो है सरल प्रतिफल में परिवर्तित हुआ, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक बड़ा अभिकारक जो है टूट करके छोटे छोटे सरल जो है अणु में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद 5 नंबर हमारा क्वेश्चन, उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, दो छोटे छोटे यौगिक मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। जैसे देखिए, कार्बन प्लस जो है ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बना लेता है CO2। तो इसमें देखिए, कार्बन एक छोटा परमाणु है और ये ऑक्सीजन अणु है और ये दोनों मिलकर के बना लिया एक बड़ा यौगिक CO2। ठीक है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो हमारा सवाल है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। मूलकों का मतलब, कहने का मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान। तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उभय विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है द्विविस्थापन। ठीक है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा हो जाएगा उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना उदाहरण लिखा गया है। जैसे में देखिए, सिल्वर है Ag, चांदी है, तो सिल्वर चांदी का जो संयोजकता होता है वो +1 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो नाइट्रेट का जो होता है NO2 का वो होता है, यहाँ पे NO3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, NO3 इसका -1 होता है। फिर Na का सोडियम का +1, NaCl का Cl का माइनस होता है। Ag का सिल्वर का +1 संयोजकता, NO3 का -1 संयोजकता, Na का सोडियम का +1, Cl का -1। अब देखिए, इस सिल्वर जो है ये धनायन है, इस धनायन का संयोग इस ऋणायन के साथ होगा और ये जो सोडियम है इस धनायन का संयोग जो होगा इस ऋणायन के साथ होगा। तो AgCl बनेगा और दूसरा जो बन जाएगा NaNO3 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें देखिए अपने आयनों का जो है एक्सचेंज कर रहा है, विनिमय आदान प्रदान कर रहा है। अपने आयनों का, ये दोनों यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो देखिए इसमें हमारा सवाल हो जाएगा नहीं, कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। अगर हम सक्रियता श्रेणी को अगर देखें, सक्रियता श्रेणी को अगर हम देखें तो उसमें जो है कॉपर जो है आयरन से नीचे है, कॉपर जो है आयरन से नीचे है। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, इसमें देखिए इधर धातु के सारे नाम दिए गए हैं और उसके संकेत है, और इधर जो है सक्रियता श्रेणी है। इधर देखिए ग्राफ भी दिया गया है, ये ग्राफ इधर चौड़ा है, इधर पतला है, इधर अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, और इधर कम क्रियाशील धातु है। इसमें देखिएगा तो आयरन देखिए कहाँ पर है, लोहा देखिए यहाँ पर है Fe, और देखिए जो उसके बाद हमारा तांबा जो है कॉपर ये नीचे है, इधर क्रियाशील बढ़ता है। ठीक है, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशील बढ़ता है, और नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशील घटता है। इसका मतलब हमारा तांबा जो है कम क्रियाशील है, किससे? आयरन से। ठीक है, इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे अभिक्रिया है जो क्या हो जाएगी, जो है संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो हाँ, उभय विस्थापन जो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हम कहते किसको? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है। और ये वाला वीडियो हमने पीछे बनाया हुआ है। ठीक है, उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अवकरण। ठीक है, तो क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाँ। उसके बाद 11 नंबर है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, करण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण देना है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया देखिए, एक तुम जो है हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे पहला देख लीजिए, ये सूर्य प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। 6CO2 + 6H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, और ये साथ में और भी बन सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6H2O + 6O2। ठीक है, ये भी साथ में बनता है। 6H2O और 6O2 जो है ये 6 यूनिट जो है जल और ऑक्सीजन पेड़ पौधे वातावरण में उत्सर्जित कर दे। अब देखिए हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड है, इसकी जो है ना, इसको भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है, और यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। 2AgCl को सिर्फ जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये कॉपर जो होता है सिल्वर से अलग हो जाता है। ठीक है, और ये घटना कहाँ होती है? तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो देखिए दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ होता क्या है? तो हम किसी भी पदार्थ को, ठीक है, या वसा युक्त जो है खाद्य पदार्थ को हम लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर दुर्गंधित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे वसा युक्त भोजन को जब, यहाँ से एक बात जोड़ देंगे, जब लंबे समय तक वायु में रखा जाता है तो वह ऑक्सीकृत होकर खराब या दुर्गंधित हो जाता है। ठीक है, इस बात को लिखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो देखिए ताज़ा खाद्य पदार्थों को हम सड़ने से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं, अर्थात रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा भोजन सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और भी बातें हैं, जैसे उसमें हम कुछ ऐसे पदार्थ को मिला दें, जैसे सिट्रिक अम्ल को मिला देंगे या लेसिथिन एक पदार्थ होता है उसको भी मिला देंगे तो हमारा भोजन जो है सुरक्षित रहेगा। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। FeSO4 है समीकरण, Fe2O3 प्लस SO4SO3 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए समीकरण जो है कैसे किया जाता है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। Fe2O3 और SO2 है, SO2 और प्लस SO3 है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो इसमें हमारा सारा जो है तत्वों के परमाणु संख्या समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहते किसको है, तो वैसे ही रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और इस दोनों में जो है, दोनों पक्षों में है हमारा तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तो ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे SO2 है, ठीक है, SO4 नहीं SO2 है। 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 60 नंबर, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक जो परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारा संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में उष्मा भी उत्सर्जित करता है। ये हमारा चूना है और चूना को जब हम पानी में मिलाते हैं तो बॉयल करने लगता है, इसलिए ये उष्मा निकल रही है, ठीक है। और ये जो है भींगा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम जो है बुझा हुआ चूना कहते हैं। 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, समीकरण NaOH प्लस HCl, समीकरण NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया का एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कह रहा है कि यह क्या, देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है, इस समीकरण के बारे में 17 नंबर में, कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए ये भस्म है और ये अम्ल है, और अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए सोडियम का Na प्लस और OH का -1, फिर H का +1 और Cl का -1, तो Na जो है Cl के साथ संयोग किया था, NaCl बनाया, और यहाँ से हाइड्रोजन देखिएगा तो OH के साथ संयोग किया है और H2O बनाया। तो देख रहा है इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें जो है ये दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको हम उभय विस्थापन अभिक्रिया साथ साथ क्या कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ साथ उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरीन है ये बड़ा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया H2O प्लस F2 समीकरण HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो देखिए ऑक्सीकारक हम किसको बोलेंगे, 2 चीज को ध्यान में रखिएगा, एक ऑक्सीकारक और दूसरा होता है अवकारक कारक, ठीक है। इसको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री का वीडियो हमने बनाया ऑक्सीकरण अवकरण का स्पेशल। तो ऑक्सीकारक हम कहते हैं जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपकारक। अब इसमें चेक करना होगा कि किस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हमको पता करना है क्या ऑक्सीकारक, तो हमको पता करना होगा अवकरण किसका हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन यहाँ पे अकेले है, फ्लोरीन यहाँ पे अकेले है, लेकिन फ्लोरीन को जब यहाँ पे देखा जा रहा है तो फ्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसको हम कहते हैं अवकरण, और ये अवकरण हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक है। और यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए फ्लोरीन जो है यहाँ से देखिए किसके साथ दिखा जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये फ्लोरीन जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो हमारा हो जाएगा ऑक्सीकारक। उसके बाद 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जास्ता के साथ, उस 19 नंबर क्वेश्चन है, जास्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है।
तो देखिए जास्ता हम जिंक को कहते हैं, जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जिंक जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील है। उस टेबल में हमने पीछे दिखाया है क्रियाशील सक्रियता श्रेणी में, तो जिंक जो होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। देखिए यहाँ से जब हम देखेंगे इसको तो जिंक जो हमारा है, यहाँ से देखिए जिंक ये हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। देखिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है और ये बना लिया जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये अभिक्रिया तो होगी, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो कॉपर जो देखेंगे, कॉपर जो हाइड्रोजन से नीचे है, वो टेबल में जाकर के देखिए तो कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब कॉपर कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो कम क्रियाशील वाला तत्व जो है अधिक क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये अभिक्रिया जो है नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रॉस करके, क्योंकि तांबा कम क्रियाशील धातु है जिसके कारण अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, 20 नंबर हमारा है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा होता है। तो पेट्रोलियम गैस हम किसको कहते हैं, एलपीजी को। एलपीजी का जो है प्रमुख अवयव कौन होता है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो है प्रमुख अवयव या मुख्य अवयव क्यों होता है, तो ब्यूटेन जो होता है इसमें एलपीजी में जो पाया जाता है वो उसमें होता है एथेन। ठीक है, एथेन के बाद होता है प्रोपेन और इसमें होता है तथा ब्यूटेन। कौन होता है, ब्यूटेन। और तीनों गैस में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो ब्यूटेन पाई जाती है, इसीलिए हमारा मुख्य अवयव जो होता है एलपीजी का ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला जो हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक समीकरण हम किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं संकेतों का उपयोग करके अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दूसरा भी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसके संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई गई तो आयरन सल्फेट बना और साथ में क्या हुआ, कॉपर बना। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया। उसके बाद दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक बनी जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये भी उदाहरण दे सकते हैं, ये संतुलित ही लग रहा है। ठीक है, आयरन एक है, कॉपर एक है, SO4 ये संतुलित है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 नंबर है हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये हमारा आंसर जो है ना ये गलत है। ठीक है, हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो देखिए इसमें लिखेंगे द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में पदार्थ का न तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, इतना बात इसमें लिखेंगे, इस वाला आंसर को नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या सूचनाएं गलत है उसको नहीं लिखेंगे, हम जो बता रहे हैं उसको लेंगे। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं क्या है, तो देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली प्रमुख सूचनाएं निम्नलिखित है, ऐसे पहले लिख देंगे और उसके बाद हम 1 नंबर में लिखेंगे। रासायनिक समीकरण जो है हमको उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देती है। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देती है। दूसरा लिखेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान संख्या की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों की जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के आयतनों की जानकारी मिलती है। ये सारी बातों को हम इस पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदा है। तो देखिए इस रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे हैं, तो रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रिया को जब हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उससे हमको जो है समय और कागज की बचत होती है। कलम वाला बात नहीं लिखेंगे, समय, कागज तथा समय की बचत होती है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से समय और कागज की बचत होती है। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान संख्या की ठीक ठीक जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की हमको ठीक ठीक जानकारी दे देती है रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान संख्या की हमको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस संपूर्ण विश्व में जो होता है एक ही प्रकार के संकेत एवं सूत्रों का उपयोग होता है, जिसके कारण रासायनिक समीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को कठिनाई नहीं होती। इस बात को भी इसमें लिख देंगे, ठीक है। छठा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप बनने की जानकारी हम किस प्रकार देते हैं। तो देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर गैस निकल रहा है तो गैस निकल रहा है तो हम तीर चिन्ह को ऐसे ऊपर दिखाते हैं, और अपक्षेप बन रहा है तो तीर चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लिख देंगे। उसके बाद 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपण करते हैं। तो देखिए यहाँ से NH4NO2 है, N2 प्लस 2H2O बन रहा है, ठीक है। देखिए एक बड़ा यौगिक जो है टूट करके 2 छोटे यौगिक बना रहा है, तो इस अभिक्रिया को, इस यहाँ पे उत्तर लिखा गया, इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर AgNO3 है, और AgNO3 जो है NaCl के साथ संयोग करके AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। यहाँ से देखिए आयनों का आदान पर Ag जो है Cl के साथ अभिक्रिया करें, इसका एक आयन जो है इससे संयोग कर रहा है, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। फिर देखिए Na जो है NO3 के साथ संयोग है, तो ये आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, सॉरी उभय विस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण नहीं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसको देखिए ई अपक्षेप भी बन रहा है, AgCl जहाँ भी लिखेगा तो समझिएगा अपक्षेप बनता है, तो ये अपक्षेप भी बनता है। तो इस अभिक्रिया को 2 अभिक्रिया कह सकते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया या अपक्षेपन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे देखिए हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, इसका गुण जो है ये दोनों से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये दोनों क्या है, गैस है, और ये दोनों का गुण बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। 9 नंबर देखेंगे, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो इसमें एक हम समीकरण लिख देंगे, ठीक है। कॉपर सिल्वर से कैसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो इसमें हम समीकरण लिखेंगे Cu प्लस AgNO3, और इस अभिक्रिया को हम कराएंगे तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। इस बात को, इस अभिक्रिया को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉपर जो है सिल्वर को क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर रहा है, कॉपर सिल्वर को भी स्थापित कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, ठीक है। तो इस बात को हम लिखेंगे, प्रश्न क्या है, कैसे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो हम बोलेंगे जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डाला जाता है तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। इस बात को लिख देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों एक साथ होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देखें CuO प्लस H2 है, और ये बना क्या है Cu प्लस H2। देखिए कॉपर जो यहाँ पे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अभिक्रिया के बाद सिंगल हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए। इसका ऑक्सीजन का निष्कासन किस में होता है, अपकरण अभिक्रिया में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अकेले है और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब इसमें जुट गया ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीकरण। इसमें देखिए अपकरण भी हो रहा है ऑक्सीकरण में, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ हो रही है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ से देखिए कौन और जो है संयोजन कौन विस्थापन है, ऐसे पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर KBr है,
ठीक है। और Cl2 के साथ अभिक्रिया, ये Cl जो होगा C बड़ा होगा, Cl2, और ये बना है 2KCl, यहाँ पर भी C जो है बड़ा होगा, ठीक है। और Br2 ये बना, यहाँ से देखेंगे तो देखिए क्लोरीन जो क्या किया है, ब्रोमीन को हटा दिया है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि क्लोरीन जो है ब्रोमीन को उसके यौगिक KBr से विस्थापित कर दिया है, ठीक है। KBr है यहाँ पे, KBr से विस्थापित कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा है, देखिए Fe है, यहाँ पे कैपिटल Fe है, ठीक है। इसको देखिए, इसको छोड़िए, ये उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे देख लिए Fe है और सल्फर के साथ संयोग करके क्या बना FeS। तो ये देखिए एक दो छोटा छोटा तत्व जो है, ये यौगिक जो है तत्व है, यहाँ पे मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे संयोग हो रहा है, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा उदाहरण से किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। उदाहरण से अवक्षेपण अभिक्रिया हम कहेंगे किसको, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की उत्पत्ति होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए सिंपल AgNO3 की अभिक्रिया किसे NaCl से कराएंगे, तो ये बना AgCl और NaNO3। देखिए AgCl जब भी बनेगा तो समझ जाइएगा कि सफ़ेद जो अवक्षेप बन रहा होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में AgCl जहाँ भी होगा तो वो अवक्षेप बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को जो है लैंग्वेज में, भाषा में दिया गया और इसको समीकरण लिखना है। तो इसमें देखिए उत्तर में पहला दिया जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो KClO3, ठीक है। और इसको जब गर्म किया जाता है, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज का साइन बताता है गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है तो बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, ये बन गया। और इसको जो है ये संतुलित भी किया गया है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए इसको, पोटेशियम इधर 2 गो है, पोटेशियम इधर भी 2 गो है, क्लोरीन इधर 1 गो है, क्लोरीन इधर 1 गो है, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन इधर भी क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 गो है, 3 दूना 6, 2 से यहाँ पे गुना है तो 3 दूना 6, और इधर भी ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। दूसरा देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सूत्र है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और जल बनाता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को भी संतुलित किया गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुना किया गया और इधर भी 2 से गुना किया, ठीक है। तीसरा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। इसको जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा बुझा हुआ चूना है। उसके बाद अगला 40 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तथा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और देखिए ऊष्मा निकल रहा है। अगर दाईं तरफ ऊष्मा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रहा है। अगर बाईं तरफ ऊष्मा लिखा रहता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्माशोषी होता है। दूसरा देखिए क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे गलत है, इसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसको कह देंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसका भी सूत्र लिखा है N2+O2 है, देखिए ऊष्मा इधर लिखा है बाईं तरफ, ठीक है, इसका मतलब ऊष्मा अवशोषण हो रहा है, ठीक है। और ये बन गया 2NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। देखिए पहला ऑक्सीकरण है, दूसरा अपकरण है, तीसरा खाद्य पदार्थ का दूषित होना है। देखिए पहला ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण होता है क्या, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है
या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए पहला का आंसर यहाँ दिया गया है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए लिख भी दिया गया है O2 जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, अतः यह ऑक्सीकरण है, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा अपकरण है। अपकरण क्या होता है, तो अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे कहते हैं अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, ये बना रहा है 2HCl, ठीक है। जिसमें देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, अतः यह अपकरण है, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। खाद्य पदार्थ का दूषित होना, खाद्य पदार्थ को जो है दूषित होना ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव है। ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव कैसे है, अर्थात खाद्य पदार्थों को वायु में खुला छोड़ देने पर वह ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है, ठीक है। इस बात को लिख लेंगे। अगला देखिए इसके बाद है 16 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का एक टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। उसमें क्या रखा जा रहा है, आयरन रखा जा रहा है। तो आयरन जब भी रखते हैं तो विलयन का रंग जो होता है बदल जाता है, जो कि CuSO4 के जलीय विलयन का रंग नीला होता है। इस विलयन का रंग कैसा है, नीला है शुरुआत में। जब आयरन का जो रंग होता है लोहा का, वो भूरा या लाल होता है, ठीक है, भूरा या लाल होता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है, जब इसको विलयन में जो है लोहा को डाला जाता है तो उसके फल स्वरूप आयरन जो है लोहा Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। उस टेबल में आप दे सकते हैं, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसीलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसमें FeSO4 बनता है जो हरा हो जाता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, बदल करके हरा हो जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए। ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, लैंग्वेज में दिया गया, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर तो बेरियम सल्फेट बना है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। इसका जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है, ठीक है। दूसरा जो सोडियम प्लस जल है, सोडियम का अभिक्रिया जल के साथ हो रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, ठीक। तो सोडियम जो है यहाँ पे लिख दिया गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। ध्यान में रखेंगे कैसे होता है समीकरण, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म किया जा रहा है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हम त्रिभुज दे देंगे जिससे पता चलेगा गर्म कर रहा है। तो ये जो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये CO जो है यहाँ पे बड़ा है, CO2 बन रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस साथ में क्या बनता है, उष्मा बनता है, ठीक है। इसको हम क्रियाकलाप में जो प्रयोग करेंगे उस बात को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। 19 नंबर जो है, एक प्रखनली में रखे लीड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डालने पर आप क्या प्रक्षेपण करेंगे, ठीक है। एक प्रखनली में लीड नाइट्रेट रखा गया है, लीड नाइट्रेट का विलयन है, उसमें क्या रखा जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन मिलाने पर आप क्या प्रक्षेपण करेंगे। देखिए यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक है। देखिए पहला प्लस तीसरा, पहला जो है हमको क्या करना है, इस अभिक्रिया के बारे में लिखना है और दूसरा क्या करना है, इसको संतुलित। तो हमने इसी एक ही साथ जो है तीनों को जो है दोनों को रख दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण है और पहला का भी आंसर है। ठीक है, लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, लीड नाइट्रेट NO3 हो जाएगा, ठीक है। लीड नाइट्रेट है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये बना रहा है जो है PB, यहाँ पे जो B जो है यहाँ पे छोटा है, ठीक है, ध्यान देंगे। लीड आयोडाइड बना रहा है, प्लस में KNO3 बना, 2KNO3 बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया और अभिक्रिया हो गया।
और पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। दूसरा हमारा पूछ रहा है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह जो अभिक्रिया है पोटेशियम आयोडाइड का जो है ना अपक्षेप बन रहा है, यहाँ पे एरो साइन नीचे की तरफ दिखा देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह से जो है PbI2 के बगल में ऐसे एरो साइन नीचे में दिखा दें, इससे पता चलेगा कि अभिक्रिया जो है अपक्षेप की, अभिक्रिया में अपक्षेप की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया हमारा अपक्षेपण अभिक्रिया बनता है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। PbI2 जहां भी रहेगा वो अपक्षेप के रूप में विलयन से अलग बन जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। 20 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में ऑक्सीकारक की पहचान करना है। निम्नलिखित में ऑक्सीकारक की पहचान करना है। देखिए ये 20 नंबर अभिक्रिया जो है हमारा, देखिए पहला जो है Pb3O4 है 8HCl प्लस 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O है। अब देखिए ये इसमें हमको पहचानना है ऑक्सीकारक। देखिए ऑक्सीकारक जो होता है ना, एक ऑक्सीकारक है और दूसरा होता है हमारा अवकारक। अवकारक होता है, ठीक है। ऑक्सीकारक अवकारक इसको कहेंगे, पहले इसको जानिए। तो जिसका अवकरण होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। उस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपकारक। अब देखिए यहाँ से अगर लेड को देखें, Pb को देखेंगे तो Pb के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन Pb यहाँ पर देखिए Pb ऑक्सीजन क्या है, इससे हट गया है। Pb यहाँ से Pb के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे Pb से ऑक्सीजन क्या हुआ है, हट गया हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाए ऑक्सीजन का हट रहा है, तो हट रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसका मतलब ये है अवकरण। ये क्या है, अवकरण। तो अवकरण है तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक। इसमें Pb जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। Pb क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि इसका अवकरण हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। क्लोरीन को भी चेक कर लेते हैं। क्लोरीन देखिए यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन है, लेकिन जब यहाँ पे क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्या है, निकल गया है इससे, तो हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। मतलब क्या है, ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होता है तो उसको हम अवकारक कहते हैं, लेकिन इसमें अवकारक पहचानना नहीं है, हमको पहचानना है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण कौन होगा, जिसका अवकरण होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, आयरन यहाँ पे अकेले है, लेकिन आयरन के साथ यहाँ पे क्या जुटा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुट गया है, इसका मतलब ये तो हो रहा है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण होगा तो ये अवकारक होगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन को, तो इससे ऑक्सीजन यहाँ पे था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन निकल गया है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, मतलब कैसा अभिक्रिया है, अवकरण। तो अवकरण है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2 जो हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। H जो हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीकारक। उसके बाद अगर इसमें चेक करेंगे तीसरा वाला में, तो मैग्नीशियम देखिए अकेले है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है। मैग्नीशियम अकेले है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन संयोग हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हुआ है तो मतलब अवकारक है, तो अवकारक तो हमको पहचानना नहीं है, ऑक्सीकारक पहचानना है। तो इसमें ऑक्सीकारक तो कोई लग ही नहीं रहा है, पर हम इसके गुणों के आधार पर भी ऑक्सीकारक को पहचानते हैं, ठीक है। कुछ जो है यौगिक गुण के आधार पर पहचाना जाता है कि ऑक्सीकारक है अवकारक। तो इसमें जो हो जाएगा O2 जो है ऑक्सीकारक है, ठीक है।